देवियों और सज्जनों, छात्रावास 6 प्रस्तुत करता है श्रीमान शंकर शेष की प्रसिद्ध रचना आधी रात के बाद। वाले हमेशा टॉर्च लेके आते हैं। सही जगह है। जज के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब सर चोरी तो चोरी है, चाहे किसी थानेदार के घर में हो या जज के। छुरा उरा तो नहीं है तुम्हारे पास? सर मैं चोर हूँ, अंजाम नहीं। रुको, अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। और सर 100 डायल कीजिए और वो मैं मिले 231475 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर नागपुर है। आप वही नंबर डायल कीजिए। सर आप जज जो कहते हैं। एक मिनट सर, आप वहाँ नंबर डायल करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि चोर के साथ सामान क्या मिला। अब मैंने तो सामान चुराया नहीं है। हाँ एक काम कीजिए, बोले चोर के साथ घड़ी मिली है। वैसे सर ये घड़ी हाँ कमाल है सर, आपकी घड़ी और आपको इसकी कीमत नहीं पता। तुमसे मतलब? नीलेश है वो सीट पे वो कहते हैं उसका नंबर होगा शायद आपके पास। 60 रुपए की होगी। वो लोग पीछे ये इसकी ओरिजिनल प्राइस है, वो भी 27 साल पहले की। हाँ हाँ आपकी घड़ी तो काफी पुरानी है सर, जैसे हमारे कानून। आपको नई घड़ी ले लेनी चाहिए। हाँ है हाँ वो तो दिख ही रहा है। क्या? थानेदार के घर में अमन नहीं कुछ आधी रात के बाद ऐसा चल रहा 60 रुपए की घड़ी थी तो अभी सब भाव तो 36 रुपए होगा। लेकिन माल की कीमत तो 250 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर सड़क पर चोरी की तो 3 साल और बिल्डिंग टैग के जहाज की तो 7 साल। अच्छा, तो कानून भी जानते हो तुम? अब मजबूरी है सर, अब कानून कौन लोग जानते हैं? एक वो जो उसे बनाते हैं, एक वो जो उसे तोड़ते हैं, और तीसरे पुलिस दरोगा वगैरह और सबके वकील। अब उनका तो धंधा है बेचारा सर, आप तो है ही नौकरी मैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। अब ऐसा कुछ सामान बताइए जो 250 रुपए से ज्यादा। तुम ये बार-बार 250 रुपए पे जोर क्यों दे रहे हो? इससे बात कर थोड़ा देर और इसे 250 रुपए की चोरी का मतलब है कोई समझौता नहीं, ज्यादा से ज्यादा सजा। अब सर बाकी चीजें तो मैंने फिट कर ली है, जैसे बिल्डिंग में चोरी, जज के यहाँ चोरी, जैसी बहुत संगीन जुर्म है, ज्यादा से ज्यादा सजा होगी सर। मैंने अभी तक फोन नहीं किया, तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात कर रहे हैं। सर इस बार मैं कोई गलती नहीं कर रहा, वकील साहब से पूरा प्लान बनवा कर आया हूँ सर। डोंट टेल मी दैट। चोरी से पहले वकील की सलाह? सर आप विश्वास नहीं करते तो मैं क्या करूँ? पिछले महीने तक वकील साहब और हमारा साथ में उठना बैठना था। मस्त आदमी है साहब, वो बाहर होता तो बहुत पैसा कमाता। ठीक है। अच्छा, जेल क्या होती? जेल का वकील नहीं साहब, जेल में वकील। जेल में वकील वो कैसे? अब वो नंबर किसका है साहब, बाद में सुनाऊंगा। आप पहले फोन कीजिए ना। तुम्हें क्यों ले जाएगी? अब तो घर जाने की जल्दी किसे नहीं होगी। बाहर रहकर तो मन भी उब गया। वहां 7.5 साल गुजारे हैं सर मैंने। अब बाहर निकलो तो 17 मुसीबतें। बरसात में हालत पतली सर, उधर छप्पर है और सर बाहर कोई काम नहीं देता, चोर आदमी को काम दे देता। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सरकार पूरा ख्याल रखती है हमारा। अच्छा, तो तुम्हारे उस वकील दोस्त ने अच्छा प्लान बना के भेजा है तुम्हें यहाँ पे? नाम क्या बताया तुमने अपना? सर राजकुमार, वैसे लोग राज कहते हैं। तो सर वकील साहब को हमने बोला कोई ऐसी तरकीब बताइए कि 10-15 दिन में मैं वापस हवालात आ जाऊं। तो वकील साहब बोले अरे बड़ा सिंपल सा प्लान है, एक काम करो जज के यहाँ जाके चोरी करो, जज पुलिस पे कंप्लेंट करेगा और उसकी एक गवाही से एक पेशी में मामला खिला। लेकिन माल जो है वो 250 रुपए से
वही सोच रहा हूँ जिसकी कीमत 250 से ज्यादा हो। किचन में मिक्सी रखी है शायद। नहीं सर, वहाँ भी चक्की, यहाँ भी चक्की, और कुछ दूसरा सामान याद नहीं आता। मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। ये कैसे खबरदार से हाथ लगाए तो। फिर तो यही ठीक रहेगा। कैसे एकदम से गुस्सा हो गए? बहुत प्यारी चीज है। वैसे मेडल सोने का है सर। हाँ समूचा सोने का। हाँ समूचा सोने। फिर तो कोई 1800 रुपए का होगा। कानून के इम्तिहान में मिला। और तो मेरे बेटे को मिला था। इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था वो। तो सर अभी कहाँ है वो? अमेरिका चला गया। सब होशियार लोग अमेरिका ही चले जाते हैं। अब तो दुबई। अच्छा समझा, किसी दूसरे शहर। बहुत दूर चला गया। I'm sorry sir। अब मैं इतना भी नीच नहीं क्या कि बेटे की आपकी निशानी आपसे छीन। ये घड़ी ठीक रहेगी। आप जब भी फोन कीजिए ना और बोलिए चोर को घड़ी के साथ पकड़ा। चलिए। ये जो किया उसमें चोरी कैसे कर सकता? मेडल उठाया वो मैंने, घड़ी तुम्हारे पास तो छुरा भी नहीं। लेकिन सर मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से तो सर। नहीं, तुम जल्द से जल्द जेल जाने के इरादे से घुसे थे। लेकिन सर मैं आपके घर में गैर कानूनी ढंग से तो घुसा था। अब ये तो कानून के खिलाफ है। कानून तो तुमने तोड़ा। वो तो सर कीजिए बोल। हाँ फोन तो करूंगा ही, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा। अदालत में गवाह के तौर पे क्या बताऊं? अरे सर ये तो बहुत आसान है। आप एक काम कीजिएगा, बोलिए आराम से अपने बेड पर सो रहा था कि तभी आहट होती है। मेरे सामने एक खूंखार इंसान खड़ा है। वो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा। वो मुझे देख के बोलता है खबरदार अगर आवाज की तो वरना इस कार्डबोर्ड से 2.5 रुपए कर दूंगा। और वो तलाशी में जैसे ही वो अपने किचन के दरवाजे के पास आता है उसे अंदर धकेल देता हूं, उसे दरवाजा बंद कर देता हूं। जज साहब इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ अब सर कहानी तो बनानी पड़ती है। अब जब भी चोर को पकड़े जाने का जिक्र होता है तो पकड़ने वाले की चालाकी और होशियारी का जिक्र जरूर होता है। और सर वो अदालत में आके अपील इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन ये सब झूठ है। कहानी तो ऐसे ही बनती है। अब आप भी मुकदमे में कितनी कहानियां सुनते हैं। तो बचावी वकील थी, विपक्षी वकील। एक कहता है किया, दूसरा कहता है अरे नहीं किया, दूसरा कहता मारा, अरे नहीं मारा। अब जहां कहानी नहीं होती वहां सर आप अदालत में कुछ भी कहानी बना दीजिए, मैं बस सर हिला दूंगा। सर फोन कीजिए। वन 100 एंगेज। और सर तो दूसरा नंबर 231। नो रिस्पॉन्स। फोन दोबारा बार-बार याद मत दिलाओ, मैं खुद कर लूंगा। तो सर मैं क्या करूंगा? मेरे सवालों के जवाब दोगे? अदालत की कार्य साहब चाय में चीनी लेंगे? हाँ थोड़ी सी। भैया तो काफी पुरानी लगती है, फफूंद लग गई है सर इनमें। उसे वहीं पे रहने दो। हाँ तो आप बिस्कुट खा लो।
हाँ खा लो। बात बताओ, चोरी की ऐसी बात नॉन सीरियसली कैसे? अब आदत हो गई है सर, 11वीं चोरी है, हर बार एक नया अनुभव। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ सर, एक प्रोड्यूसर के यहाँ चोरी करने की सोची। तो सर वो चोरी हमने बड़ी प्लानिंग के साथ की थी। सबसे पहले तो प्रोड्यूसर के नौकर को बताया। अभी उसने बताया अमुक तारीख को अमुक समय प्रोड्यूसर घर के बाहर जाएगा। खाली घर बात बन जाएगी। तो होना क्या था, उसी रात मैं प्रोड्यूसर के घर में पहुंचा और सीधे किचन में गया और नीचे लाभ के नीचे की जमीन खोदी। जानकारी एकदम सही थी, लाभ के नीचे नोट ही नोट। फिर तुमने क्या किया? करना क्या था सर, मैंने जल्दी से नोट अपने ब्रीफकेस में भरे और लेके भागने को था साले प्रोड्यूसर। फिर क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक जाता है और बोलता है कौन हो तुम? मुझे लगा मैं तो गया। फिर भी काफी हिम्मत और धीरज से काम लेते हुए मैंने बोला कि चोर। फिर मेरा चोर बोलना ही था कि उसकी तो होश फंकता हो गए। वो चिल्लाने वाला था चोर 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 चोर। फिर मैंने तो तुम चिल्लाओगे तो पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी। फिर ये 20 लाख रुपए सबकी निगाहों में आएंगे, इसका हिसाब। फिर क्या हुआ? मैंने तो अंधेरे में तीर मारा था। बोलता है देखो ये ब्रीफकेस तो मुझे दे दो, मैं पुलिस केस में शिकायत नहीं करूंगा और तुम जजा से बच जाओगे। फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या था, मुझे समझ में आ गया यहाँ पर एक चोर नहीं 2 चोर बात कर रहे हैं। मैं भी रॉब से मैं बोला हिम्मत है तो करो फोन। अब ये पुलिस आएगी तो 20 लाख रुपए चोरी की रपट दिखेगी। फिर इनकम टैक्स वाले आएंगे, अरे 12 लाख तो टैक्स में निकल जाएंगे। परेशानी होगी सो अलग, पिक्चरें रुक जाएंगी। तब क्या करोगे? फिर उसने क्या कहा? उसके होश फाटता मुझसे बोलता है दैट इज कॉम्प्रोमाइज। तुम 5 रुपए दो और चुपचाप चले जाओ। और तुम मान गए? ऐसे कैसे मान जाता सर, हम चोर सही लेकिन अपना भी कुछ स्टैंडर्ड है। और हमने उसे बोला 5% से कम नहीं हुआ। और तुम्हें 1 लाख रुपए मिल गए? मिलते कैसे नहीं सर, मैंने खुद 1 लाख रुपए अपने ब्रीफकेस में डाले, टेलीफोन का तार काटा, दरवाजा पीछे से बंद किया और प्यार से गुड नाइट बोलकर आ गया। लेकिन तुमने चोरी की है। तो सर उसने क्या किया था, बिजनेस। तुमने उस 1 लाख रुपए सर 1 लाख में से 50,000 तो उस नौकर को दे दिए। अब उसूल है सर। पैसा आते ही सबसे पहले तो मैंने अपनी भड़ास निकाली, एक महंगा सूट खरीदा और एक 5 स्टार होटल में जाके लंच किया और बेरे को 10 रुपए टिप दिया सर। महंगा सूट और 10 रुपए टिप, बस सलाम पे सलाम। सर आप कभी 5 स्टार होटल में जाके खाते? हाँ वैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए वहाँ मुश्किल ही होता है। तो सर हम 5 स्टार होटल में जाके खाने लगे तो मन में विचार आया कि जेंटलमैन बनना चाहिए। तो तुम्हारे मन में भला आदमी बनने का विचार आ ही गया? मेरा अंदाजा सही निकला। सर आप भला आदमी किसे कहते हैं? जो कानून मानता है वो भला आदमी। नहीं साहब, मेरे हिसाब से भला आदमी वो है जो अपने काम से काम रखता है, उसको दूसरों के झंझट से कुछ लेना देना ही नहीं। भला आदमी वो है जो सब कुछ होता हुआ देखकर भी आंखें मूंदकर दूध पीता रहता है। भले आदमी को किसी दूसरे काम से झंझट ही नहीं है सर, जैसे दफ्तर के अफसर मास्टर वगैरह। मतलब तुम भला आदमी बनना नहीं चाहते? नहीं सर, मैं जेंटलमैन बनना चाहिए। तो बने जेंटलमैन? बना क्यों नहीं सर, लेकिन इसी जोश में मारा गया। अब पैसा बहुत आ गया था और बढ़ाईगिरी का काम तो हमने हवालात में सीख लिया था। तो सोचा फर्नीचर का धंधा खोला जाए। अब सर हमें सबसे बम्बई में कुछ कर पाना ही मुश्किल था, तो सोचा नए शहर में ना जाए। सर भोपाल, आप कभी गए हैं भोपाल? नहीं, अरे क्या शहर है सर, क्या लोग हैं और क्या उनकी जबान। जुबान है कि मिश्री टमाती है, जा लिया कर लिया, अपने तो 1 घंटे में ही जाते सुनते बात कर गए। तो भोपाल में क्या किया? सर भोपाल
भोपाल में अपने रसूल भाई मिल गए। क्या दानेदार आदमी है साहब, एक 3 साल के लौंडे को भी आप कहकर बोलते हैं। तो अपने रसूल भाई मिले और बोले अरे क्या करोगे, और हमने बोला नहीं किया कुछ। हमने अपनी दुकान का नाम आशियाना डेकोरेटर्स एंड फर्नीचर रखा। फिर क्या हुआ? रसूल भाई की मीठी जुबान और उनके कनेक्शन बड़े बड़े लोगों में मेलजोल होने लगा। पैसा आते ही सब पुरानी हिस्ट्री जाकर भी भूल जाते हैं। लेकिन तुम्हें वो फिर धंधा बंद किया। सर कहानी का अंत जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो सर कहानी कभी रोमांच की बिना पूरी होती है क्या? एक कॉन्ट्रैक्ट के चलते अफसर के यहाँ आना जाना हुआ, उसी की बेटी के साथ सर रागिनी। तो रागिनी मेरी जिंदगी में आए तो ऐसा लगा जैसे जिंदगी में किसी ने गुलाब जल छिड़क दिया। मैं बार बार सोचता कि ऐसा करूंगा तो क्या कहेगी, ऐसा सोचूंगा तो क्या करेगी। हम बाग बगीचे जाने लगे, पिक्चरें देखने जाने लगे, जिंदगी बिल्कुल भरी भरी लगने लगी थी साहब। तो शादी की तुमने रागिनी से? सर आप भी कहानी के अंत में हीरो हीरोइन का मिलना ही पसंद करते हैं, लेकिन अब सर जिंदगी फिल्म में लगी है। शादी की तैयारियां पूरी हो गई थी, तभी हादसा हो गया। भोपाल में बहुत चोरियां होने लगी, तो किसी ने उड़ा दिया कि बम्बई की घटना हो। तो होना क्या था सर, बम्बई की पुलिस धमकी, यही मैं फंस गया। सोए नहीं है अभी तक? आपके घर की बत्ती जली हुई देखी, सोचा देख आओ। मेहमान आए हैं आप भी सोए नहीं अभी तक? हाँ, नींद नहीं आ रही थी, सोचा आज अखबार का अपना आर्टिकल पूरा कर ही डालूं। हो गया पूरा? हाँ बस होने ही वाला है। देखिएगा इस बार आर्टिकल छपते ही धमाका हो जाएगा। ट्राई कीजिए, नींद आ जाए। आप बैठकर अपने मेहमान के साथ पुरानी यादें ताजा कीजिए, मैं निकलता हूँ। ठीक है। सर याद भी बनता। पत्रकार नींद न आने की बीमारी है। उसको लगता है कि उसके हर एक लेख से क्रांति बच जाएगी। लेकिन सर ये पत्रकार है और मुझे आपका मेहमान समझ रहा है। अगर कल अखबार में छाप दिया तो सर आप फोन कीजिए। अब क्या करेंगे? तुम फिक्र मत, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा के रहूंगा। आखिर वो मेरी ड्यूटी है। फिर ठीक है। सवाल हाँ, ये गुनाह और पाप में क्या? कानून तोड़ना गुनाह और पाप? कानून की भाषा में ऐसा शब्द ही नहीं आता। तो कहाँ है? ये तो मनुष्य के धर्म के शब्द, पाप पुण्य। खुदा का कानून जो तोड़ता है वो पापी। तो फिर सही है, मैं गुनाहगार सही लेकिन पापी नहीं हूँ। आप जो कल फैसला सुनाने वाले हैं उसमें क्या है, गुनाह या पाप? कल के फैसले के बारे में अभी कुछ बोलना कानून के खिलाफ। लेकिन तुम कल के फैसले के बारे में क्यों जानते हो? तुम्हारा उससे कुछ ताल्लुक? सर मैं उस केस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्यों जानते हो? यही कि जो वो कबूली गवाह है वो खरीदा करते। अच्छा, तो तुम मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाहते हो? सर आप विश्वास नहीं करते तो मैं कहता हूँ आप एक काम कीजिए, आप कल अपना फैसला सुना दीजिए, फिर शाम में आके हमसे हवाला पूछ लीजिए। आपके उसूल भी खड़े रहेंगे और आपको सच्चाई भी मालूम हो जाएगी। मेरे लिए सच्चाई वही है जो अदालत में कही जाए। बाहर की सच्चाई से मेरा कुछ लेना देना नहीं। फिर तो बात यही खत्म हो जाती है। आगे बात करके क्या करेंगे? आप फोन कीजिए ना। तो पड़ोस से कीजिए। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? सर आपका फैसला अदालत में आ जाने से पहले मैं कोठरी के अंदर पहुंच जाना चाहता हूँ। बाहर पता नहीं क्या हो।
बाहर कुछ सच हो या ना हो, सच तो यही है कि तुम मेरे घर में गैर कानूनी तौर से घुसे थे। मैं छोटी हुई की ये बात भी सही है, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा के रहूंगा। आखिर इंसान के रूप में मेरा कर्तव्य है। सर आप जज के साथ साथ इंसानी रूप से भी सोचते हैं। हाँ, लेकिन मैं उन दोनों को अलग अलग रखता हूं। उन दोनों को अलग अलग रखना इतना आसान है सर? तुम एक चोर होकर इतने बेबुनियादी सवाल कैसे उठा सकते हो? और सर आप इन बेबुनियादी सवाल की ओर जाना ही नहीं चाहते। सर आपके लिए मेरे मन में गहरी इज्जत हो चुकी है। आखिर आप किसी चीज की तरफ पक्के हैं, हम लोग बता के। अब सर आपने मुझसे बार बार पूछा कि तुम चोर कैसे बने, लेकिन आपने ये पूछा कि कुछ चोर बनने के पीछे कारण क्या था। आपको असल में यहां से शुरू करना चाहिए था सर, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाता कि गुनाह और पाप में क्या फर्क है। सारी जिंदगी एक ही लड़ाई तो लड़ता रहा हूं सर, अपने हाथ से गुनाह बने हो लेकिन पाप कभी ना हो जाए। एक बात बताओ, तुम पढ़े लिखे हो? सर मैं ये सवाल कर सकते हैं? आप भी सोचते होंगे पढ़ा लिखा होते हुए चोरी करते हो। बात यही है, आपने वो फतवा तो सुना ही होगा, अरे पढ़े लिखे होते हुए चोरी करते शर्म नहीं आती। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, लेकिन पढ़ना लिखना जानता हूँ। पढ़े लिखे लोग चोर धंधा होते हैं सर, वो तो चीट है चीट, और चीटिंग को हम चोरी से ज्यादा घटिया किस्म गुनाह मानते हैं सर। मुझे चीट और फ्रॉड लोगों से सख्त नफरत है, क्योंकि सर वो गरीब आदमी के पैसे पर फ्रॉड करते हैं। तो चोर भी तो जनता के पैसे ही चुराता है। गरीब आदमी के पास पैसा होता ही कहाँ है सर चुराने का। अब लेकिन चोर जो है जनता को धोखा नहीं देता। अब एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ गुनाह करे और दूसरा पूरे समाज के खिलाफ गुनाह करे तो कौन बड़ा गुनहगार होगा? बात को इधर उधर भटका रहे, तुम बड़ी चालाक हो। एक बात बताओ, तुम चोरी से पहले क्या करते थे? सर ब्लैक में टिकट बेचता, उससे पहले? सट्टे पर नंबर लिखता था, उससे पहले? छाप मारता था साहब। अभी तक नहीं सोए? लगता है आपके मेहमान चले गए। इधर आइए। हाँ हाँ इधर आइए तो। उधर देखिए, उधर नहीं उधर, अरे उधर। वो आदमी देख रहे हैं, कब का वही खड़ा है, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है। मुझे तो शक है कि उसकी निगाह आपके फ्लैट पर है या मेरे फ्लैट पर। खैर आपके फ्लैट पर क्यों होगी, आप इतने बड़े जज जो ठहरे तो क्योंकि मैं पत्रकार हूँ। अरे मेरे हर एक लेख से समाज में क्रांति आ सकती है। इंसानों को डर लगता है कि मेरे अगले आर्टिकल से कहीं बड़ा धमाका ना हो जाए। मुझे भी थोड़ा सा सस्पिशन, उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। पहले मैंने भी सोचा कि पुलिस में इत्तला कर दूं, लेकिन फिर सोचा आपसे सलाह ले लूं। इतने बड़े जज हैं आप पिता आखिर। ठीक है, आप वॉच रखिए, उसके बाद पुलिस को फोन कर दीजिए। वॉच तो मैं रखूंगा ही, लेकिन आप भी अपना ध्यान रखिएगा वकील साहब। उधर क्या देख रहे हैं साहब? अच्छा वो आदमी पीछा कर रहा है सर। तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा है? इसमें तो चौंकने वाली क्या बात है, लेकिन इस बार मैंने तय किया है कि इन लोगों का भंडाफोड़ करते ही रहूंगा। तो इन जालिमों ने उस भले आदमी की जान ले ली। क्या बोल रहे हो? भांडाफोड़, भले आदमी की जान? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जानते क्या करेंगे? एक ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी मैं मार दूं तो ज़्यादा से कितनी सजा है? हाँ, ट्रक एक्सीडेंट में एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती, ड्राइवर द्वारा उसकी गलती को कबूल भी करना, ड्राइवर की फैमिली को 2000 रुपए महीने का इंतजाम, सब चलता है। क्या बोल रहे हो? जरा ढंग से बताओ। एक चाल में आग लगी, ठीक रात 3 बजे, एकाएक 60 साल पुरानी चाल, 3 मंजिला, सैकड़ों परिवार, शहर के बीच बिल्कुल मौके की जगह। 25 लोग मर जाते हैं सर आग में जलकर।
तो आग बुझाने वाले को देखी है सर कभी आपने ऐसी आग? लोग बाहर आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे, लपटें निकल रही है उनको। क्या बक रहे हो तुम? कौन सी आग? कहाँ की आग? लेकिन महीनों पहले नक्शे बन रहे हैं कि उस 4 वाले इलाके पर 20 मंजिला इमारत कैसी बनेगी, हर स्क्वायर फुट किस भाव से बिकेगा। 2000 रुपए आमदनी वाली चाल पर लाख रुपए आमदनी वाली इमारत कैसी लगेगी? फिर भी एक दुर्घटना होगी, लोग जलकर मरते हैं तो मर जाए, लोगों के जिंदगी का सारी कमाई लुटती है तो लुट जाए, लोग बेघर होते हैं तो हो जाए, लेकिन लाख रुपए आमदनी वाली उस जगह पर 3 रुपए महीना भाड़ा देकर रहने की हो गई। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ढंग से बताओगे? एक आलीशान फ्लैट में बातचीत चल रही है सर, 2 लोगों के बीच। एक चोर सुनकर उनकी पूरी बातें सुन रहा है। देखो 4-6 महीने रुक जाओ, तब तक कंस्ट्रक्शन भी चालू हो जाएगा। उससे पहले करेंगे तो शव भी पैदा हो सकता है। एक डर है, एक पत्रकार को ये सब पहले कैसे पता चल गया? उसने वो सबूत भी इकट्ठा कर लिए। अब 2-3 दिनों बाद बाहर आ जाएगी। इतनी सी बात के लिए इतनी परेशान होने की क्या जरूरत? ये अखबार वाले भी तो हमारे ही टुकड़ों में बनते हैं। कल दे देना 25,000 रुपए, सब जोश धरा का धरा रह जाएगा। वैसे अगर ये ना हो सका तो अपना भाग्य तो है ही, देखना पड़ेगा कि वो पत्रकार जरा अपने दफ्तर ना पहुंच पाए। और फिर दारू पी के एक्सीडेंट केस तो होते ही रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा से 3 साल की सजा होगी। तुम थे उस समय, बोलो तुम थे उस समय? हाँ सर, मैं चुपकर सुन रहा था उनकी सारी बातें। उनकी बातें सुनकर लगा ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं, कुछ पत्रकार की जान लेना चाहते हैं। सर मैं सीधे उस पत्रकार के घर गया और उसे जाकर पूरी बात बताई। वो हंसकर कहता है, अरे इन गीता भक्त कैसे डरने लगा तो बात कैसे चलेगी, बहुत आनी है तो आने दो। तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मेरी बात का विश्वास कहाँ पुलिस करती? मैं सारी रात उसी इलाके में रहा, सोचा जब सुबह में घर से निकलेगा तब उसे सावधान कर दूंगा। वो फुटपाथ पर अपने दफ्तर की ओर जा रहा था, मैं उससे कुछ ही दूरी पर चल रहा था कि न जाने कहां से एक ट्रक आता है और उसे घसीटता हुआ एक सैलून के अंदर ले जाता है। वहां बैठे 4 लोग भी पिछले जाते हैं सर। लेकिन फिर ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? तुम्हारे पास कुछ सबूत भी नहीं है? सबूत मेरे पास ही है सर। क्या सबूत है? आप मेरे फोन कीजिए। जी पुलिस स्टेशन? हाँ मैं जसपाल सिंह बोल रहा हूँ। जज साहब, मेरे घर में एक चोर घुसा है, मैंने उसको किचन में बंद तो कर दिया। हाँ वैसी कोई बात नहीं है, आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए, मैं सब कुछ बता दूंगा। हाँ ठीक है 10 मिनट। हाँ ठीक है एकदम 15 मिनट में आ जाइए। हाँ ओके। क्या सबूत है तुम्हारे? इस केस में उस पत्रकार द्वारा लिखे गए सभी आर्टिकल मौजूद हैं। इसीलिए तुम उस केस के बारे में जानना चाहते थे? वैसे ये तुम्हारे पास केस है? सर दुर्घटना के बाद उस पत्रकार की लाश के पास से मुझे पता है। अब पुलिस जब आएगी तो चोरी की घड़ी के साथ ये ब्रीफकेस बरामद जरूर होगी। इसमें जो आर्टिकल्स है पुलिस उसे पढ़ेगी जरूर। सर मैं सबूत के साथ किचन में जाना चाहता हूँ। और सर किचन का दरवाजा बंद करना मत भूलिएगा, आखिर पुलिस को भी तो चोर को पकड़ने का मजा मिलना ही चाहिए।